प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग टनल राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, भारत बढ़ रहा तरक्की की नई बुलंदियों की ओर, हर क्षेत्र और हर परिवार तक विकास की किरण पहुंचाने का संकल्प। प्रयागराज महाकुंभ में पहले दिन करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति कल। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में किया नमो पतंग महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर, कर सकते हैं इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात। बाबूलाल मरांडी ने महिलाओं को सरकारी सहायता राशि देने की नीति पर सरकार को घेरा। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में आज बंगाल टाइगर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला। खेल प्रेमियों में दिख रहा हॉकी का रंग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को आज कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात देते हुए 2700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। उन्होंने टनल का निरीक्षण भी किया और श्रमिकों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोनमर्ग टनल से कनेक्टिविटी सुगम होगी और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। उनका यह भी मंत्र है कि जिसकी वे आधारशिला रखते हैं उसका शुभारंभ भी करते हैं। नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोहराते हुए कहा कि भारत तरक्की की नई बुलंदी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की किरण देश के हर क्षेत्र और हर परिवार तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। साथियों, आज भारत तरक्की की नई बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। हर देशवासी 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी परिवार तरक्की से, डेवलपमेंट से पीछे न छूटे। इसके लिए ही हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रयागराज महाकुंभ, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल समेत अन्य पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही
प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में पहले दिन आज करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान के साथ 45 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज से शुरू हो गया। इस बार के प्रयागराज महाकुंभ में 144 वर्षों बाद ग्रहों का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस कारण महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज की दिव्य और अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। महाकुंभ में कल मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान होगा। आइए जानते हैं क्या होता है अमृत स्नान। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। आइए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में कौन कौन से स्नान पर्व और अमृत स्नान पर्व आयोजित होंगे। पहला स्नान पौष पूर्णिमा। महाकुंभ में पहला स्नान पौष पूर्णिमा पर होगा। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू होगा। दूसरा स्नान अमृत स्नान मकर संक्रांति। महाकुंभ में दूसरा स्नान पर्व अमृत स्नान पर्व होगा और यह 14 जनवरी मकर संक्रांति पर किया जाएगा। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू होगा। तीसरा स्नान अमृत स्नान मौनी अमावस्या। महाकुंभ में तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का होगा। यह सबसे बड़ा अमृत स्नान पर्व होता है। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा। चौथा स्नान अमृत स्नान बसंत पंचमी। 3 फरवरी को महाकुंभ में चौथा स्नान भी अमृत स्नान पर्व होगा, जो बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इस स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 पर शुरू होगा। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा। महाकुंभ का पांचवा स्नान 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर किया जाएगा। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 पर शुरू होगा। छठा स्नान महाशिवरात्रि। महाकुंभ का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि को किया जाएगा। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5:09 पर शुरू होगा। सभी स्नान पर्वों में संगम क्षेत्र में स्नान और दान का महत्व है, जो पुण्य लाभ प्राप्त कराते हैं। महाशिवरात्रि के स्नान, व्रत और दान का अतिशय महत्व है और महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन माना जाता है। झारखंड समेत देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार कल परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट की मिठास और सौंधी महक बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर की फिजाओं में पिछले 1 महीने से खुशबू बिखेर रही है। यहाँ के गली मोहल्लों में तिलकुट की 100 से भी ज्यादा दुकानें सजी हैं और कारीगर तिलकुट बनाने में व्यस्त हैं। दुकानदार बताते हैं कि इस बार चीनी और गुड़ के अलावा खोआ के तिलकुट की विशेष रूप से डिमांड है। तिलकुट में देखिए संक्रांत का महत्व है। हाँ। संक्रांत का महत्व के लेकर तिलकुट फेमस हुआ है। हाँ। इसी वजह से तिलकुट ज़्यादा है। खासियत क्या, अपना अपना जगह का बनावटी है, अपना अपना जो मेहनत से जो बढ़िया से जो बनाता है उसका खासियत है।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के ओटीसी ग्राउंड में आज नमो पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में राजधानी के पतंग प्रेमियों ने भाग लिया। श्री सेठ ने बताया कि त्योहारों में समाज समरस रहे, इस उद्देश्य से पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से नमो पतंग महोत्सव का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने नमो पतंग महोत्सव के दौरान ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने समाज सेवा और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। इधर राजधानी रांची में पर्यटन और कला संस्कृति विभाग की ओर से प्रभात तारा मैदान में 3 दिवसीय पतंगबाजी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग पतंग उड़ाने और बनाने की बारीकियां सीख रहे हैं। एक रिपोर्ट। भारत में पतंगबाजी का इतिहास काफी पुराना है। खासकर मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने की परंपरा रही है। इसी परंपरा को और हवा देने के लिहाज से झारखंड की पर्यटन और कला संस्कृति विभाग ने रांची की प्रभात तारा मैदान में पतंग कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में महाराष्ट्र से विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अशोक शाह बुलाए गए हैं, जो बच्चों को पतंग की बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बच्चे को पतंग बनाना भी सिखा रहे हैं, कैसे बनता है पतंग। घर पे आप कैसे पेपर से और प्लास्टिक से बना सकते हैं, फिर उसको करनी कैसे बांधा जाता है, कैसे उसको उड़ा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से लोगों को बांधना या उड़ाना नहीं आता है। शौक तो है पर नहीं कर पा रहे, तो 2 दिन से बहुत से लोग आए। अशोक शाह को पतंग की कला में अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त है और पतंगबाजी में 2 बार उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और मैं इंटरनेशनल काइट डिजाइनर और फ्लायर हूँ और मैं अवार्ड विनर इंडिया का टॉप काइट डिजाइनर हूँ। मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों 5 बार फर्स्ट प्राइज मिला है अहमदाबाद इंटरनेशनल फेस्टिवल में, और बहुत सी जगह पे मुझे प्राइजेस मिले हैं और मेरे नाम 2 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है और 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को चकित कर देने वाले पतंग से जुड़े करतब देखने को मिल रहे हैं। यहाँ काफी बड़े आकार के रंग बिरंगे और कई आकर्षक डिजाइन के पतंग भी देखने को मिल रहे हैं, जो रांची वासियों को खूब लुभा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल मकर संक्रांति है तो मैंने भी सोचा बच्चों को पतंग का जो महत्व होता है हमारे सोसाइटी में और हम इंडिया में जो हम ये त्योहार मनाते हैं, उसका हम छोटे बच्चों को भी इसका बिल्कुल अंदेशा होना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही बड़े हों जैसे हम बड़े हुए हैं। पतंगबाजी ऐसा खेल है जो पतंग उड़ाने वाले को जितना मजा देता है, उतना ही मजा देखने वाले को भी आता है। पतंगबाजी किसी को नापसंद हो यह मुश्किल है, खासकर मौका जब मकर संक्रांति का हो। तो आप भी आइए प्रभात तारा मैदान और लीजिए पतंगबाजी का मजा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। उनके राष्ट्रीय राजधानी में इंडी गठबंधन के नेताओं से भी मुलाकात करने की संभावना है। इस दौरान राज्य के समसामयिक विषयों और अन्य मुद्दों पर विमर्श हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात महत्वपूर्ण समझी जा रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद विष्णु दयाल राम की मौजूदगी में आज पलामू में जिला स्तरीय समीक्षा समिति सह परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मंथन हुआ। वित्त मंत्री ने अधिक से अधिक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी से आच्छादित करने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विकास तथा किसान कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने केसीसी से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया। श्रम नियोजन सह उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव आज प्रदेश राजद कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। श्री यादव ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका रीढ़ के समान है। उनकी सक्रियता से ही पार्टी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महिलाओं को सरकारी सहायता राशि देने के मामले में राज्य सरकार की नीति पर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सक्षम महिलाओं को 2,500 रुपए और विधवाओं को केवल 1,000 रुपए सहायता राशि देने पर सवाल उठाए और पूछा कि हेमंत सरकार किस तर्क से यह अन्यायपूर्ण अंतर पैदा कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को सबसे कमजोर वर्ग असहाय विधवा महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली और पेयजल समेत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी 2 भागों में विभक्त है, जिसमें मानगो नगर निगम क्षेत्र भी शामिल है। श्री राय ने कहा कि विकास और जन कल्याण कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए निगम चुनाव जरूरी है। कचरा प्रबंधन की दिशा में भी उन्होंने आवश्यक पहल की जरूरत बताई। मानगो को एक बेहतर नगर निगम बनाया जाए जहां सारी जन सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसा नहीं कि अभी तदर्थ रूप में मानगो चल रहा है, इसका कोई कार्यालय नहीं है और यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव हो जाएगा तो लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मानगो में पीने का पानी, बिजली और सड़क और सफाई, ये सुविधाएं बेहतर तरीके से मिले सभी इलाकों में, यही हमारी प्राथमिकता। इधर निकाय चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराया जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बगैर ही निकाय चुनाव कराने को कहा है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव नहीं रोका जा सकता। उच्च न्यायालय को राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा नए वोटर लिस्ट अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। आजादी के महानायक शहीद बाबा तिलका मांझी की शहादत दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 1857 से कहीं पहले झारखंड में देश की आजादी की पटकथा लिखी जा चुकी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महानायक अमर शहीद बाबा तिलका मांझी को बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें 2 घंटे देरी से चल रही हैं। धनबाद के एक स्कूल में छात्राओं के साथ हुई शर्मनाक घटना की जहां चारों तरफ निंदा हो रही है, वहीं झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रिंसिपल के कमरे को सील कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। संगठित अपराध के खिलाफ राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि पुलिस ने कुख्यात अपराधी सरगना गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गैंग से जुड़े 6 बदमाशों समेत कुल 11 अपराधियों को 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। जिले की हुसैनाबाद पुलिस ने सरकारी शराब दुकान में 45 लाख रुपए गबन मामले में 3 सेल्समैन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से शराब दुकान का लॉकर समेत नगद 62,000 रुपए और अन्य आपत्तिजनक कई सामान बरामद किए गए हैं। इसी तरह डाल्टनगंज की शहर थाना पुलिस ने बैरिया स्थित एक अर्धनिर्मित घर की घेराबंदी कर कुख्यात अपराधी सरगना सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के मामले में एकजुट हुए थे। इधर गिरिडीह पुलिस ने बिहार झारखंड के कुख्यात 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों नक्सली विभिन्न मामलों में वांछित थे। इसमें जो 2 व्यक्ति प्रमुख रूप से शामिल थे, जिसमें एक बुधन मुर्मू जो है वो लखनपुर का रहने वाला है और दूसरा अनवर अंसारी जो जमुई जिला बिहार का रहने वाला है। इन दोनों की संलिप्तता
सामने आई और साथ ही साथ जो इन लोगों के पास से मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया उसमें भी वो सारे रिकॉर्डिंग और जो पर्चा है वो भी मिला है। तो इनकी संलिप्तता है और बाकी और भी कौन कौन लोग हैं इसमें पूरे इसमें नक्सली संगठन में, वो भी हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत लोआ बेरा गांव के पास जंगल में लगाए गए 5-5 किलोग्राम के आईईडी विस्फोटकों को बरामद कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। उधर दुमका के बासुकीनाथ धाम में 1 जनवरी को पूजा करने आए राजस्थान जयपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मोबाइल चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर प्रांतीय मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चीफ जस्टिस के मोबाइल सहित चोरी के कुल 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तकनीकी एवं गुप्तचर सूचना के आधार पर 4 जगह से पकड़े। बंगाल में 3 टीम हमारी थी और 1 टीम किशनगंज। हम लोग इसको अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़े, 4 आदमी को पकड़े चोर को। उसके आधार पर जो है हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ से इस कांड में चोरी किया मोबाइल को बरामद किए हैं और काफ़ी मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। और इन लोगों के द्वारा हमेशा इसे आसपास के धार्मिक स्थलों को और हाट बाज़ारों को टारगेट किया जाता था और लोगों का मोबाइल चोरी करके ये लोग बेच देते थे बाहर में। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो में चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि इन चोरों के पास से 5 मोबाइल, चांदी के गहने और 3500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले थे शाहरुख खान उर्फ एलियन, ये मानगो और ओलीडी के बॉर्डर के रहने वाले थे। इनके द्वारा इनसे जब हमने पूछताछ की तो हमें मोबाइल का और कुछ कैश का रिकवरी हुआ और साथ उन्होंने बताया कि सामान को उन्होंने एक और इंसान को दिया है, मोहम्मद सैफ अली, ये ओलीडी के रहने वाले हैं। और फिर हमने उन्हें भी गिरफ्तार किया। तो टोटल हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और जो भी चोरी का सामान था इसमें, जो भी गिरिवेदर में सामान चोरी की गई थी, जिसमें आएंगे आपके वीवो कंपनी के 2 एंड्रॉयड मोबाइल, रेडमी कंपनी का 1 एंड्रॉयड मोबाइल, जियो कंपनी। दुमका जिले में संताल समाज का महापर्व सोहराय धूमधाम से मनाया जा रहा है। सदर प्रखंड के दुंदिया और धतिकबोना गांव के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से इस पर्व के प्रमुख अनुष्ठान खुंटऊ महा का आयोजन किया। इस अनुष्ठान में गौ माता की पूजा की जाती है और लोग पशुधन समृद्धि की कामना करते हैं। प्रकृति, पशुधन और पुरखों की पूजा का महापर्व सोहराय दुमका के हर गांव में मनाया जा रहा है, जो कल मकर संक्रांति के दिन संपन्न होगा। दुमका सदर प्रखंड के दुंदिया और धतिकबोना गांव में सामूहिक रूप से इस पर्व के प्रमुख अनुष्ठान खुंटऊ महाम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों की जमकर भागीदारी रही। 5 दिनों के सोहराय पूर्व के इस अनुष्ठान में गौ माता की पूजा की जाती है और लोग पशुधन समृद्धि की कामना करते हैं। जानकार बताते हैं कि संथाल परगना में भी पहले सोहराय वर्ष दीपावली के आगमन पर मनाया जाता था, लेकिन 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के कारण उस वर्ष यह पर्व दीपावली की जगह जनवरी में मनाया गया था। तब से संथाल परगना में सोहराय जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। असीन जाते कार्तिक आते, मतलब असीन महीना जाने को है और कार्तिक का महीना आने को है।
इसी बीच में ही हम लोग इस सोहराय को मनाते हैं। सोहराय पूर्व को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए इस बार संथालों की पूजा स्थल जाहिर थान में छोटे बच्चों के बीच किताब कॉपी भी बांटी गई और उन्हें हर दिन स्कूल जाने तथा शिक्षा पाने के साथ ही अपनी संस्कृति को बचाने का संकल्प दिलाया गया। इस नई पहल की शुरुआत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सच्चिदानंद सोरेन ने कहा कि शिक्षा से ही समाज बदल सकता है। ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया, उन्हें कहा गया कि आप जो हैं प्रतिदिन स्कूल और आंगनबाड़ी जरूर जाएं, कभी भी एब्सेंटी नहीं करें, और क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जो हम लोग को रूपांतरित कर सकता है, हम लोग को आगे ले जा सकता है। और इसके साथ साथ बच्चों को ये भी सलाह दी गई है कि शिक्षा के साथ साथ अपना जो संस्कृति है, सभ्यता है, अपना जो धर्म है, इसको भी हम लोग को बचाए रखना चाहिए। सोहराय पर लोगों ने पारंपरिक रूप से नृत्य कर महापर्व का आनंद भी उठाया। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। और अब बात हॉकी इंडिया लीग की। रांची में कल से शुरू हुए महिला हॉकी इंडिया लीग में आज श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला JSW सूरमा हॉकी क्लब से हो रहा है। इधर कल खेले गए उद्घाटन मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली SG पाइपर्स को 4-0 से हराया। प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग टनल राष्ट्र को किया समर्पित, कहा भारत बढ़ रहा तरक्की की नई बुलंदियों की ओर, हर क्षेत्र और हर परिवार तक विकास की किरण पहुंचाने का संकल्प। प्रयागराज महाकुंभ में पहले दिन करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति कल, रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में किया नमो पतंग महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर कर सकते हैं इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात। बाबूलाल मरांडी ने महिलाओं को सरकारी सहायता राशि देने की नीति पर सरकार को घेरा। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग में आज बंगाल टाइगर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला। खेल प्रेमियों में दिख रहा हॉकी का रंग।